हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत की मृदाएं। उसके अंदर हमने चर्चाएं कर ली हैं जलोढ़ मृदा की। उसके अंदर हमने चर्चा कर ली है लाल मृदा, काली मृदा। उसके बाद में हमने लवणीय मृदा भी पढ़ी है, लवणीय और क्षारीय मृदा भी पढ़ी है, लेटराइट मृदा पढ़ ली है। उसके बाद में अगली जो मिट्टी है 6 नंबर पे 5 मिट्टियों के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। 6 नंबर पे है दलदली व पीट मृदा। कौन सी है अगली अपनी? दलदली व पीट मृदा। दलदली या पीट बोल सकते हैं इसको। मृदा के प्रकारों में पढ़ रहे हैं हम कौन सी? दलदली व पीट मृदा। ये जो मृदा है दलदली वाली, ये उष्ण और आर्द्र क्षेत्र, जहाँ पर उष्ण का मतलब तापमान ज़्यादा हो, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर अगर वहाँ पास में सामुद्रिक दशा होगी तो वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा के कारण वहाँ पे वर्षा होती रहती है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी। तो उष्ण और आर्द्र दशाओं वाले जो भी क्षेत्र हैं, दलदली परिवेश हैं, परिवेश का मतलब वातावरण है, दलदली क्षेत्र है, उस परिवेश में जैविक पदार्थों जो जैविक पदार्थ होते हैं उनके जमाव के कारण, दलदली भूमि में जैविक पदार्थों के कारण इस दलदली भूमि का निर्माण होता है। किसके कारण? जैविक पदार्थों के जमाव के कारण। ठीक है। यहाँ पर जो वनस्पति है, यहाँ पर जो वनस्पति है, उस वनस्पति के सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है, उस वनस्पति के सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की प्रारंभिक स्तर पर वो प्रक्रिया है। तो उस प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण उस मृदा को यहाँ पर पीट मृदा कहते हैं। ये जो पीट मृदा है वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो वनस्पति है, उस वनस्पति के जो अंश हैं, वो अंश सड़ने गलने की जो प्रक्रिया है उसकी वो प्रारंभिक स्तर पर होने के कारण उसको पीट नाम दिया गया है, उसको पीट कहते हैं। ठीक है। अन्यथा इसको दलदली मृदा कहते हैं। ये जो मृदा है ऐसे परिवेश में होती है जहाँ पर जो उष्णाद्र प्रकार की दशाएं होती हैं, जहाँ पे दलदली भूमि होती है, जहाँ जैविक पदार्थ ना उनका जमाव होता है, वहाँ पर दलदली भूमि ये मिट्टी का निर्माण होता है। इसका अगर परिवेश देखें कि कहाँ कहाँ पर है, इसका जो विस्तार है, विस्तार तो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका जो विस्तार है वो विस्तार तो कितना है? विस्तार है इसका लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर। 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मृदा फैली हुई है। अगर वितरण की बात करें तो वितरण है इसका केरल में। क्षेत्रों की बात करते हैं तो केरल में भी ये मृदा है, मालाबार तट के पास में वहाँ पर। ठीक है। केरल के बाद में बात करें तो उत्तरी बिहार में भी इसका विस्तार है, जहाँ गंगा के दलदली क्षेत्र हैं, जिसमें पर्वतपाती क्षेत्र है। और उड़ीसा में भी ये मृदा देखने को मिलती है। ठीक है। तमिलनाडु में भी ये मृदा है। और अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इस पीट मृदा का निर्माण हुआ है। ये क्षेत्र है भारत के जिसमें दलदली और पीट मृदा है, जिसमें मैंग्रोव वनस्पति भी बोलते हैं, जहाँ पर केरल में, उत्तरी बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में भी है। पश्चिम बंगाल के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें भी ये मृदा पाई जाती है। केरल में जो इस मृदा में जो नमक के अंश होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है केरल में इस मृदा में नमक के अंश पाए जाते हैं, अंश होते हैं, उनको यहाँ पर क्या कहते हैं? उनको कारी कहते हैं। उनको कारी क्या कहते हैं? कारी कहते हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि केरल में इस दलदली मृदा में जो नमक के अंश होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? कारी कहते हैं। ठीक है। इसको ध्यान में रखना।
ये बात हो गई दलदली और पीट मृदा की। इसका विस्तार 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसका वितरण कहाँ कहाँ है? केरल में है, उत्तरी बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में है। ठीक है। ये जो मृदा है इसमें जल की मात्रा कम होने पर, इस मृदा में जल की जो मात्रा है वो कम होने पर इसमें चावल व गन्ने की कृषि की जाती है। जो चावल और गन्ने की कृषि है वो इस मृदा में की जाती है। अगर ज़्यादा दलदली है तो वहाँ पे कृषि नहीं होगी, लेकिन पानी कम होने पर, उस दलदली क्षेत्र में पानी की मात्रा कम होने पर, वो कड़ी होने पर उस मिट्टी के अंदर चावल और गन्ने की कृषि की जाती है। ठीक है, चावल व गन्ने की। और गन्ने की जो कृषि है वो यहाँ तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर्वत पादी हिमालय का जो क्षेत्र है जिसमें तराई वाला जो क्षेत्र है, बाबर के बाद में जो तराई क्षेत्र आता है, उस तराई क्षेत्र में भी यहाँ पर गन्ने की कृषि की जाती है। वो भी कैसे प्रकार की मिट्टी है? दलदली और पीट मृदा है। ठीक है। इस मृदा में फास्फेट है और जो पोटाश है उसमें तो कमी होती है। कौन सी मृदा में? इसमें जो तत्व पाए जाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे पोटाश व फास्फेट की कमी होती है। और इस मृदा में जीवांश की अधिकता होती है। जो जीवांश है उसकी क्या होती है? अधिकता। और अधिकता भी कितनी होती है? अधिकता होती है 20 से 40%। ठीक है, जीवांश की अधिकता कितनी होती है? 20 से 40%। तो इस मृदा में पोटाश व फास्फेट की कमी और जीवांश की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। चावल व गन्ने की कृषि इसमें की जाती है। ये तो बात हो गई अपनी दलदली और पीट मृदा की। अगली बात करते हैं हम पर्वतीय मृदा की। ठीक है। इस दलदली के बाद में 7वें नंबर पे जो बात कर रहे हैं वो कौन सी मृदा है? पर्वतीय मृदा। भारत के जो उत्तरी भारत है और दक्षिणी भारत है, इस भारत में यहाँ पर पर्वतीय मृदा जो क्षेत्र है वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर हिमालय वाला क्षेत्र, हिमालय के बाद में अगर बात करें तो ये सिक्किम वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा है। कैसी मृदा है? पर्वतीय मृदा है इस भाग में। यहाँ पे बात करें तो सतपुड़ा, विंध्याचल, सतपुड़ा वाली रेंज, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। अरावली में भी है कुछ भाग। ठीक है। यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, पूर्वी घाट वाला क्षेत्र। ठीक है। यहाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। इन पहाड़ियों में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्रों में नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में भी यहाँ पर पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है। यहाँ पे जो मृदा है वो मृदा कौन सी है? पर्वतीय मृदा। ठीक है। इस पर्वतीय मृदा में अगर बात करें तो ये जो मृदा है वो ढालों पर विकसित होती है, ऊंचाई वाले भागों पे नहीं होती। केवल कहाँ विकसित होती है? जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र की मान लो ये ढाल है, ये क्या है? इसकी ढाल है, स्लोप है। तो इस पर ये मृदा निर्मित होती है, इस ढाल पर ये मृदा निर्मित होती है। ऊपरी भागों में नहीं होती और निचले भागों में भी यहाँ पर भी होती है, लेकिन ढालों पर। पर्वतीय मृदा की बात कर रहे हैं तो पर्वतों पर कहाँ पर विकसित होती है? इन ढालों वाले भागों पर यह विकसित होती है। ठीक है। इस ढालों पर विकसित होने के कारण इस मृदा को वन्य मृदा भी कहते हैं। इस मृदा को क्या कहते हैं? वन्य मृदा। वन्य मृदा भी इसको बोला जाता है। ठीक है। इसका अगर हम क्षेत्र विस्तार देखें तो विस्तार है इसका 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना विस्तार है इसका? विस्तार की बात करें तो विस्तार है इसका 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में। अगर वितरण की बात करें तो वितरण किन किन क्षेत्रों में है? यहाँ पर एक तो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र। ठीक है। और बात करें हम इसकी तो ये है उत्तरी
पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत की बात ये कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हैं। उसके बाद बात करें इसकी तो पश्चिम एवं पूर्वी घाट कौन सा क्षेत्र है, ये वाला, ये जो पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है इसमें। और बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत है, भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा और यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में पर्वतीय प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। इस मृदा में पतली परत होती है। इस मृदा की परत कैसी होती है, पतली परत होती है, पथरीली होती है। कैसी होती है, पथरीली होती है। परत इसकी क्या होती है, पतली होती है। और इसकी जो गहराई है वो क्या होती है, कम गहरी, इसकी कम गहराई होती है। पतली परत होती है, गहराई क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में कम उपजाऊ मृदा होती है। ये जो मृदा है वो अविकसित प्रकार की होती है, इसलिए ये कम उपजाऊ है। ये विशेषता है इसकी, इस मृदा की ये विशेषताएं हैं। ये पथरीली होती है, ये पतली परत की होती है, कम गहरी होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है। इस प्रकार की मृदा को क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा कहते हैं। यह अधिकांशतः अनअपगठित होती है। अनअपगठित का मतलब हो गया कि इसमें जो कण होते हैं वो टूटते नहीं ज़्यादा। यहाँ पे मोटे कणों की ये मृदा होती है, जिसके कारण इसको ह्यूमिक अम्ल भी कहते हैं। ये अम्लीय प्रकार लिए हुए रहती है। इसमें जीवांश की अधिकता होती है, क्योंकि वृक्ष तो वहाँ पे होते ही हैं, तो वहाँ पर ये जीवांश की इसमें अधिकता होती है। इस मृदा में जीवांश की अधिकता, ठीक है। और ये अनअपगठित होने के कारण ह्यूमिक अम्ल प्रकार की है। ह्यूमिक अम्ल लिए हुए प्रकार की मृदा है। इसकी विशेषता है ह्यूमिक अम्ल, यानी अम्लीय प्रकार की ये मृदा है, जिसका विस्तार मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर है। हिमालय में, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पूर्वी घाट वाला क्षेत्र, प्रायद्वीप जो भारत है प्रायद्वीपीय, उसमें ये पहाड़ियाँ हैं। जैसे सतपुड़ा भी है, इसमें विंध्याचल भी है। पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, यहाँ नीलगिरी, इलायची वाला पहाड़ियाँ यहाँ पर विकसित है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, इन दोनों में ही अगर पर्वतीय मृदा का हम देखें तो दोनों में ही भिन्नता पाई जाती है। उत्तरी भारत में अलग प्रकार की मृदा है पर्वतीय, और दक्षिण भारत की पर्वतीय मृदा अलग प्रकार की है। इसका कारण क्या है, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति और स्थलाकृति, वहाँ की स्थलाकृति यहाँ इसको भिन्नता दिलाती है। इस प्रकार की मृदा में यहाँ की मृदा अलग प्रकार की होगी, दक्षिण भारत की मृदा अलग प्रकार की होगी। और अलग प्रकार की होने का प्रमुख कारण क्या है, यहाँ की जलवायु अलग है। यहाँ मान लो शुष्क जलवायु है, यहाँ पे आर्द्र जलवायु है, तो अलग प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। वनस्पति भी यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, ठीक है। और अगर स्थलाकृति की बात करें तो स्थलाकृति भी अलग अलग प्रकार की हैं। यहाँ पर इस प्रकार में वनस्पति की अधिकता, इन क्षेत्रों में वनस्पति की जो अधिकता है उसके कारण जैविक पदार्थ है वो पर्याप्त होते हैं। यहाँ पे वनस्पति की अधिकता के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जैविक पदार्थ क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिसके कारण यहाँ की जो यहाँ की जो मृदा है वो दो प्रकारों में बंटी हुई है। यहाँ जो वनस्पति है उसमें जैविक पदार्थ की अधिकता होने के कारण यहाँ की जो मृदा है उसको दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक प्रकार तो है यहाँ पर जो मृदा है उसका प्रथम जो मृदा है वो है भूरी वन मृदा। कौन सी मृदा है, भूरी वन मृदा। दूसरी है पोडजोलिक प्रकार की। पोडजोलिक जो मृदा है उसको हम दो प्रकारों में बांटते हैं। यहाँ पर जो मृदा है पर्वतीय मृदा,
ये वनस्पति की अधिकता के कारण यहाँ पे दो प्रकारों में बांटी है। पहली जो है प्रथम मृदा है वो भूरी वन मृदा है। कैसी मृदा है? भूरी वन मृदा। ठीक है। अगर दूसरी की बात करें, द्वितीय की बात करें, तो दूसरी जो मृदा है वो पौर्जोलिक मृदा है। पौर्जोलिक मृदा। यहाँ इस भूमि की जो भूमि है इसमें जो मृदा है पर्वतीय मृदा वो अविकसित होती है। अविकसित होने का प्रमुख कारण यहाँ पे जो कृषि होती है वो क्यों नहीं होती, उसका प्रमुख कारण है यहाँ पर निम्नलिखित 3 दशाएं मानते हैं। एक तो यहाँ पर अविकसित मृदा की जो दशा है उसमें जलमंडल का नहीं पाया जाना। जो अविकसित मृदा है वो अविकसित मृदा की दशा में जलमंडल जो होता है, जो धरातल के अंदर भूमिगत जल होता है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पानी है वो नाली के रूप में आगे की ओर बह जाता है, इसलिए वहाँ पे जलमंडल की क्या होती है? कमी होती है, जिसके कारण ये मृदा क्या होती है? अविकसित प्रकार की होती है। दूसरी इसकी अगर प्रमुख कारण देखें तो जो उच्च पर्वतीय भाग हैं, उच्च पर्वतीय भागों में वहाँ का तापमान जो है सामान्यतः हिमांक बिंदु से कम ही रहता है। जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे ही हम हाइट की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। घटता भी किस दर से है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से। यानी 1 किलोमीटर हाइट पे जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाएगा। इसलिए ऊपर की ओर जाएंगे तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो हिमांक बिंदु पे आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ का जो धरातल है वो धरातल के कारण वो क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट की दशा में आ जाता है। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट वो क्षेत्र होता है जहाँ पे वनस्पति नहीं विकसित हो पाती, कारण कि वो क्षेत्र है, वो धरातल है वहाँ का, वो मिट्टी वाली परत है, वो हिमांक बिंदु से भी नीचे चली जाती है। यानी वहाँ का टेम्परेचर माइनस में जाने के कारण वहाँ का जो धरातल है उस धरातल में वनस्पति है वो विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण उस धरातलीय भाग को वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। तो उसकी दशा होने के कारण भी वहाँ पर इस प्रकार की अविकसित मृदा या जो अनउपजाऊ प्रकार की मृदा कहलाती है। और तीसरी कंडीशन लें तो तीसरी है पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनकी घाटी और तली वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर अधिकांशतः तुषार और पाले की स्थिति होती है। तुषार और पाला क्या होता है? तुषार और पाला ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पे गर्म और ठंडी जो परतें हैं उनके मिलने के कारण जो कंडीशन बनती है जिसमें कोहरे का निर्माण होता है, और वहाँ पे जलवाष्प के कारण है वो यहाँ पे बर्फ़ के रूप में छोटे छोटे दानों के रूप में जो वनस्पति उसके ऊपर टिक जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर उस छोटी छोटी बूंदों को यहाँ पे धुंध और धुंध का जमा हुआ भाग है उसको तुषार कहते हैं। छोटी छोटी बर्फ़ की यहाँ पे परत से बिछ जाती है जिसको तुषार और पाला कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन बनने के कारण यहाँ पर पर्वतीय जो मृदा है वो अविकसित प्रकार की मृदा कहलाती है। इस पर्वतीय मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूने की क्या होती है? कमी होती है। इस मृदा में, इस क्षेत्रों की मृदा है उसमें किसकी कमी होती है? पोटास की भी होती है, फास्फोरस की भी होती है और चूने की भी होती है। इन तीनों प्रकार की हम लिख सकते हैं। इसमें किसकी कमी? पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। चूने की कमी, इन सब की क्या होती है? कमी होती है इस प्रकार की पर्वतीय मृदा में। और पर्वतीय जो ढाल है, जो पर्वतों का ढाल होता है, उन ढाल में कुछ कृषि भी की जाती है, कुछ मृदा वहाँ पर विकसित होती है। संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में अविकसित मृदा है, लेकिन उनके ढलानों पर कुछ मृदा विकसित होती है जहाँ पर इस क्षेत्रों में बागाती जो फसल है उनको किया जाता है। बागाती फसल में चाय भी करते हैं, कौवा भी करते हैं, और यहाँ पर जो मसाले हैं वो भी करते हैं, और फलों की कृषि भी की जाती है। यहाँ पे चाय अगर कृषि के रूप में देखें तो इसमें चाय भी होती है, कहवा भी होता है, कहवा कॉफ़ी को बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पे जो मसाले हैं, मसालों की कृषि भी की जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, और फलों की कृषि भी की जाती है। फलों की कृषि भी क्या की जाती है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है।
इस प्रकार की यहाँ पे कृषि की जो देख सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान में इन पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्रारंभिक प्रकार की जो कृषि की जाती थी, झूमिंग कृषि, जिसके कारण वहाँ पे वनों को साफ किया जाता था, उसके कारण वहाँ पे बड़ी मात्रा में वहाँ पे वनों की कटाई की गई, जिसके कारण वहाँ पे वनोन्मूलन हुआ, जिसमें वहाँ की मृदा है, मृदा का अपरदन हुआ। अगर जिस क्षेत्र में वृक्ष नहीं है तो उस क्षेत्रों में वर्षा के कारण वहाँ की जो मिट्टी है उसका कटाव हो जाता है, मृदा अपरदन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ के ऊपर गंभीर समस्याएं बन जाती हैं। मेघालय में वनोन्मूलन हुआ था, जिसके कारण वहाँ का जो भूजल है, धरातल में भूमिगत जल है, उसमें कमी आई है। और कमी क्यों आती है? क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो धरातल के अंदर रिस नहीं पाता और वो नीचे नहीं जा पाता, तो वहाँ के जो अंदर भूगर्भिक जो जल होता है उसमें कमी आ रही है। वर्तमान में भी मेघालय में ऐसी कंडीशन बनती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी अधिक वर्षा होने के कारण भी वहाँ के जो भूमंडल में जो जल है, भूमिगत जल, उसमें कमी आ रही है, कारण कि वहाँ पे वनोन्मूलन हो रहा है। ठीक है, तो वृक्ष भी इस मृदा को यहाँ विकसित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो ये मृदा विकसित नहीं हो पाएगी। अगली मृदा पढ़ते हैं हम, मरुस्थलीय प्रकार की मृदा। ये तो हो गई कौन सी? पर्वतीय मृदा की बात। ठीक है, अगली मृदा पढ़ रहे हैं मरुस्थलीय मृदा, जिसको हम शुष्क मृदा भी बोल सकते हैं, जिसमें बलुई प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। अगली मृदा है अपनी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय जो मृदा है वो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मरुस्थलीय प्रसार हो रहा है, आज मरुस्थलीय प्रसार पूर्व की तरफ बढ़ रहा है, वो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ रहा है। तो वहाँ पर भी इस प्रकार की मृदा, मरुस्थलीय मृदा देखने को मिल सकती है। यहाँ उत्तरी गुजरात में, राजस्थान में, और यहाँ पे दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा वाला क्षेत्र भी, और दक्षिण पश्चिमी यहाँ पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी गुजरात वाला क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। कौन सी मृदा में? मरुस्थलीय मृदा में। अगर इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार है मरुस्थलीय मृदा का, अगर इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार कहाँ पर है? कितना है? 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर विस्तार वैसे देखें तो 4 राज्यों से संबंधित है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा अधिक है। ठीक है, और बात करें तो दक्षिण पंजाब हो गया, दक्षिण पंजाब, और बात करें तो दक्षिण हरियाणा हो गया, दक्षिण हरियाणा, और बात करें दक्षिण हरियाणा के बाद में तो यहाँ पर बात कर सकते हैं उत्तरी गुजरात की। उत्तरी गुजरात में भी मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी का निर्माण है। यहाँ पर उत्तरी गुजरात और मरुस्थलीय के प्रसार के कारण हम इसको दक्षिण जो पश्चिम क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ भी इसको ले सकते हैं। तो इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर ये जो मृदा है, यहाँ पर इस प्रकार की मृदा को हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीय प्रकार की मृदा कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें तो मुख्यतः कौन सी मृदा होती है? बलुई मृदा होती है, जिसमें लोहा और फास्फोरस तो पर्याप्त होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है। क्या होता है इसमें? लोहा व फास्फोरस पर्याप्त होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन व जीवांश की कमी होती है, जीवांश की कमी। ठीक है, यहाँ पर इस मृदा में, किस मृदा में? बलुई मृदा में। मरुस्थलीय प्रकार की कौन सी मृदा है? बलुई मृदा। तो यहाँ पर इस मृदा में लोहा फास्फोरस की क्या होते हैं? अधिकता होती है, और इसके अंदर नाइट्रोजन और जीवांश की क्या होती है? कमी होती है। इस प्रकार की मृदा में, बलुई मृदा में मोटे अनाजों की कृषि अधिक होती है, लेकिन जो सिंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कपास और गेहूँ भी बोई जाती है। इस क्षेत्रों में गंगानगर में जैसे गन्ना भी होती है, चावल भी होती है,
लेकिन जो हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र हैं या उसके दक्षिणी भाग वाले क्षेत्र हैं उनमें कपास और गेहूं की कृषि होती है, जहां पर सिंचाई की सुविधा है। सिंचाई की सुविधा जैसे इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहां पर उस भूमि में पानी मिल गया, जिसके कारण वो भूमि है वो उपजाऊ पर लिए हुए है। ये मिट्टी शुष्क है, इसलिए ये बलुई प्रकार की ये मरुस्थलीय मिट्टी है जो अनउपजाऊ है। लेकिन इस मिट्टी को अगर वर्षा का जल या किसी बाहरी जल के कारण इसको सुविधा मिल जाए जल की, तो यहाँ पर जल की व्यवस्था होने के कारण ये जो भूमि है इसके अंदर ये उपजाऊपन लिए हुए है, यहाँ पर काफ़ी फसलें हो सकती हैं। वर्तमान में भी इंदिरा गांधी नहर के द्वारा इस भूमि में या इस मिट्टी के अंदर मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी के अंदर यहाँ पर अनेक प्रकार की कृषि की जा रही है, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ की बात करें तो गंगानगर में गन्ना और चावल की कृषि भी की जाती है, और हनुमानगढ़ की तरफ देखें तो कपास और गेहूँ की कृषि भी की जाती है, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पानी पहुँचाया गया है। इस बलुई प्रकार की जो गंगानगर वाला क्षेत्र है इसमें बलुई प्रकार की मृदा का न होना, यहाँ पर बलुई प्रकार की जगह यहाँ पे कौन सी मृदा होती है, भूरी रेतीली कछारी भूमि जो होती है, जो भूरे प्रकार की जो रेतीली मिट्टी होती है वो यहाँ पे गंगानगर में है। यहाँ पूरी बलुई मिट्टी नहीं है। बलुई मिट्टी कहाँ पर है, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ यहाँ पे बलुई मिट्टी मिलती है। ठीक है, जो गंगानगर वाला पार्ट है उस गंगानगर वाले पार्ट में वहाँ पर उस क्षेत्र में भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है, जो भी मरुस्थलीय मिट्टी का ही प्रकार है। यहाँ पर जो बलुई मिट्टी है इसका विकास कहाँ पर होता है, शुष्क और अर्ध शुष्क के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो भौतिक अपक्षय वाला कंडीशन बनती है, जिसमें तापमान होता है और वहाँ पर रात को ठंड पड़ती है। अगर भौतिक अपक्षय किसको कहते हैं, टेम्परेचर दिन में तापमान ज़्यादा रात में ठंड ज़्यादा, तो जिसमें भूमि है या चट्टानें हैं वो फैलती हैं और रात में सिकुड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पर दरारें या चटकनें आ जाती हैं और वो चट्टान है वो टुकड़ों में टूटती हुई मोटे कणों वाली जो बलुई मिट्टी है वो उसका निर्माण हो जाता है। यहाँ पर इसका अगर पीएच मान देखें तो इस मिट्टी का पीएच मान होता है 7.2 से 9.2, यानी इस प्रकार की मिट्टी को कह सकते हैं हम अम्लीय प्रकार, लवणीय और क्षारीय प्रकार की। तो 7.9 से 9.2 तक इसका पीएच मान होता है, यानी लवणीय प्रकार की विशेषता रखने वाली या प्रकृति रखने वाली मिट्टी होती है। जो लेह वाला क्षेत्र है वो भी मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी को रखता है। वहाँ पर लेह लद्दाख वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जहाँ पर अर्ध शुष्क या शुष्क प्रकार की कंडीशन बनती है, तो वहाँ पे भी मरुस्थल है। जो जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ उसके ऊपरी ढाल में वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र बनता है, तो वहाँ पर वृष्टि छाया बनने के कारण वो मिट्टी शीत मरुस्थल में आती है। ठीक है, शीत मरुस्थल के कारण वो मिट्टी अनउपजाऊ होती है, वो भी मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की, भारत का जो कोल्ड डेजर्ट है कहाँ पर है, भारत का कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, याद रखना है इसको, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ जैव आरक्षित क्षेत्र है भारत का, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, कोल्ड डेजर्ट कहाँ है भारत का, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी, तो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा तो मैंने आपको बता दिया है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में भी यहाँ पे भरपूर जो फसलों उत्पादन आज वर्तमान में किया जा रहा है। ये बात हो गई अपनी मरुस्थलीय मृदा की। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अमेरिकी मृदा विभाग है उसके द्वारा कुछ वर्गों को चिन्हित किया गया है। इन्हीं को मृदा, जो अमेरिकी विभाग द्वारा मृदा चिन्हित किए गए थे, कुछ प्रकार लिए गए थे, उन्हीं को आधार मान करके भारत भी अपने स्तर पर कुछ मृदा प्रकारों को बांटा। लेकिन जो 1975 में अमेरिकी जो विभाग है उसने ये आंकड़े प्रस्तुत किए, ये मृदा का प्रकार प्रस्तुत किए, इसी को आधार मानकर 1986 और 87 में भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय जो मृदा संरक्षण के लिए 11 प्रकार बताए हैं। वो 11 प्रकार इस प्रकार से हैं, वो देख लो एक बार, उनको ध्यान में रखना, नोट कर लेना। जो 1986-87 में जो अमेरिकी विभाग है 1975 में दिए थे। ठीक है, उन्होंने 1975 में किसने दिए, अमेरिका ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इसी को आधार मान करके, भारत सरकार है उनने 1986 और 87 में 11 प्रकार बताए हैं मृदा संरक्षण के लिए। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पे, इंसेप्टिसोल है, इंसेप्टिसोल। ठीक है, दूसरा प्रकार है इसमें एंटीसोल,
इनको ध्यान में रखना आप, ठीक है। तीसरा प्रकार है इसमें एंटीसोल के बाद में देखें तो यहाँ पर है एल्फीसोल, एल्फीसोल। अगला प्रकार लें 11 प्रकारों में तो यहाँ पे है वर्टिसोल, वर्टिसोल। और अगला प्रकार दें तो एरिडोसोल, एरिडोसोल। और बात करें 6 नंबर पे तो एरिडोसोल के बाद में है यहाँ पे एल्टीसोल, एल्टीसोल। यहाँ पे मोलिसोल है, मोलिसोल। और बात करें तो यहाँ पर स्पोडो, और बात करें तो हिस्टोसोल है, हिस्टोसोल। ऑक्सीसोल है, ऑक्सीसोल। और बात करें तो यहाँ पर एंडीसोल है, एंडीसोल। इन क्षेत्रों में यहाँ पर इस प्रकार के 11 प्रकार भारत सरकार ने भी चिन्हित किए हैं। कौन कौन से हैं? इंसेप्टिसोल, एंटीसोल है, एल्फीसोल है, वर्टिसोल है, यहाँ पर एरिडोसोल भी है, यहाँ एल्टीसोल, यहाँ मोलिसोल और स्पोडो, हिस्टो, ऑक्सी और एंडी। इस प्रकार के यहाँ पे 11 प्रकार इन्होंने चिन्हित किए हैं भारत सरकार ने। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखोगे। और हम बात करें तो मिट्टी के बारे में, उसके अपर्दन की, तो मिट्टियों में सेम की समस्या भी होती है, मृदा अवनयन की समस्या होती है, जिसके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाने चाहिए, उनके चारों तरफ यहाँ वृक्षों की एक जो परत होती है, वृक्षों की एक लाइन में यहाँ पे खेतों में यहाँ 4 दीवारी के रूप में वृक्षों को लगाना चाहिए, जिससे मृदा अपरदन नहीं हो सके। मिट्टी को अधिक से अधिक वहाँ पे बचा के रखना चाहिए। जानवरों से ही, जानवर जो होते हैं वो अपने खुरों से मिट्टी का कटाव करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पानी के द्वारा वो मिट्टी बह करके मृदा अपरदन का शिकार हो जाती है। इस प्रकार से संरक्षण आपको करना चाहिए कि उनसे बचाना चाहिए, ठीक है। तो आप सेम की समस्या किसको कहते हैं? सेम की समस्या कहते हैं कि मृदा की ऊपरी परत जो होती है, वो परत से निचली जो उसका संस्तर होता है, उसमें जो चूने की ग्रंथिकाएं हैं, वो जो ग्रंथिकाएं पानी के साथ रिस करके निचली संस्तर में जाकर एक लेयर बना लेते हैं, जिसको आप निक्षालन कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसके कारण नीचे स्नेहक वाला जो पदार्थ है उसकी एक परत बन जाएगी, जिसके बाद में वो पानी रिस करके उसके नीचे नहीं जा पाएगा। उस क्षेत्र में पानी भरने के कारण वो पानी धरातल के ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं सेम की समस्या, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर में देख सकते हो। तो उसको तोड़ने के लिए, उस परत को तोड़ने के लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं, जिप्सम का छिड़काव किया जाता है, जिससे वो परत टूट जाती है और सेम की समस्या खत्म होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की मृदा के ये प्रकार हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।